नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के क्या कारण थे और इसमें किन किन महान भारतीयों की भूमिका रही, इसके परिणाम क्या हुए। इस संदर्भ में सबसे पहले अगर हम इसके कारणों पर नज़र डालें तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास से जो हमारे हिंदू धर्म और परंपराओं में जो बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उनकी तरफ हमारे सामाजिक सुधारकों का ध्यान गया और उन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय का जीवन काल 1772 से लेकर 1833 तक माना जाता है और राजा राम मोहन राय के लिए कई नाम अथवा उपनाम या उपाधियां दी गई है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस व्यक्ति के लिए कहा गया है। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। इसके अलावा इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु मानते हैं, अर्थात प्राचीन और आधुनिक परंपराओं के मध्य की जो सेतु है वो हम राजा राम मोहन राय को ही मानते हैं। राजा राम मोहन राय को कई भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद का समन्वय करके भारतीय समाज में सुधार के कार्य किए थे। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में व्याप्त सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद आदि का विरोध किया और इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, जिसका परिणाम था कि 1829 में सती प्रथा निषिद्ध अधिनियम, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा पारित किया गया था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय की ही मानी जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में तुहुफात उल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक की रचना की गई थी और उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख लिखा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया। प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, आत्मीय सभा का गठन कब किया गया? 1814 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ये पूछते हैं कि उन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार निकाला जिसका नाम था मिरातुल अदियान, अर्थात मिरातुल अदियान किस भाषा का था? फारसी भाषा का। संपादन किसने किया? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका संपादन किया गया था। राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी कि उन्होंने भारतीय उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, अर्थात जो उपनिषद अब तक किसी विशेष वर्ग तक सीमित थे वो उन्होंने स्थानीय लोगों में उसका विचारों का प्रसार करने का कार्य किया था। राजा राम मोहन राय के जीवन की एक घटना ये मानी जाती है कि जब उनके बड़े भाई जगमोहन राय की पत्नी सती हुई तो उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और उन्हें ये लगा कि यह प्रथा हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। यह भारतीय समाज में उत्पन्न विसंगतियों के कारण यह प्रथा हमारे समाज में चली है, जिसके लिए इन्होंने अंग्रेजों से इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया। राजा राम मोहन राय ने 1819 में काशीनाथ तरकावागीस जैसे सती प्रथा समर्थकों से विवाद किया और उन्हें इस विवाद में यह मानने को मजबूर किया कि सती प्रथा भारतीय परंपरा नहीं है, यह केवल एक कुप्रथा के रूप में भारतीय समाज में प्रचलित हुई है। राजा राम मोहन राय ने अपने अखबार संवाद
कौमुदी और समाचार चंद्रिका के माध्यम से भी सती प्रथा का विरोध किया और भारतीय जनमानस में इसे कुप्रथा के रूप में बताने का प्रयास किया, क्योंकि प्राचीन भारत में इसके प्रति लोगों में बहुत आस्था या श्रद्धा थी। तो भारतीय समाज में कुप्रथा के विरुद्ध चेतना जागृत करने का प्रयास संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका जैसे अखबारों के माध्यम से राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम 17 पारित किया गया और इसे एक गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगर हम भारतीय इतिहास में बात करें, सती प्रथा को रोकने के लिए इससे पहले भी कई बार प्रयास किए गए थे, जिनमें से अकबर, जहांगीर, गुरु अमरदास, अहिल्याबाई होलकर और पेशवा तंजौर के राजा तथा गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। अर्थात अगर आपसे कोई यह पूछे कि सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, उसके लिए अकबर का नाम आएगा। लेकिन आधुनिक भारत में कानून बना करके जिस गवर्नर जनरल के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। राजाराम मोहन राय ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का विरोध करने के लिए चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन 1822 में प्रारंभ किया। इसके अलावा ये प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कई बार आपसे कि राजाराम मोहन राय के द्वारा किन किन पुस्तकों की रचना की गई थी। अर्थात आपको पुस्तकों के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि राजाराम मोहन राय की निम्न में से कौन सी पुस्तकें हैं या कौन सी पुस्तकें नहीं है। इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि राजाराम मोहन राय के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। इनकी पहली पुस्तक थी जो कि 1820 में लिखी गई थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली का मार्ग। यह उनकी पहली पुस्तक थी। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकारी नियम। तीसरी पुस्तक थी संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञाचांद और ये बंगला भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा फारसी भाषा में इनके द्वारा मिरातुल अखबार अर्थात बुद्धि दर्पण की रचना की गई थी। अब ये कुछ पुस्तकें हैं, कुछ अखबारों के नाम है, लेकिन हमें इसमें नहीं जानना कि पुस्तकें हैं या अखबार है। हमें ये याद रखना है कि राजाराम मोहन राय की रचनाएं कौन कौन सी थी, चाहे वो अखबार हो या पुस्तकों के रूप में हो। आपको पता होगा कि राजाराम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना गया है। अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत में पत्रकारिता का अग्रज कौन सा समाज सुधारक था, उसका उत्तर राजाराम मोहन राय ही होगा। इसके अलावा जो संवाद कौमुदी इनका अखबार था वह किसी भारतीय द्वारा संचालित, संपादित एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी जो कि राजाराम मोहन राय के द्वारा संपादित, प्रकाशित किया गया था। राजाराम मोहन राय ने 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग किया और डेविड हेयर डच निवासी था जो कि एक घड़ी साज था। यह भी एग्जाम की दृष्टि से कई बार महत्वपूर्ण माना जाता है। 1825 में राजाराम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर डफ नामक स्कॉटिश धर्म प्रचारक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी राजाराम मोहन राय को सहयोग दिया था। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि राजाराम मोहन राय का सहयोग करने वाले डच प्रचारक कौन थे, तो वो थे अलेक्जेंडर डफ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजाराम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये ब्रह्म समाज जो था यह शुष्क बौद्धिकता थी तथा इसमें भावनाओं का अभाव था। इसका नकारात्मक पक्ष यह था कि इसका प्रभाव केवल उच्च वर्ग तक सीमित था और मध्यम वर्ग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ था। राजाराम मोहन राय ने शासकीय भाषा में
फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का समर्थन किया, जिससे लोगों में नव जागरण आ सके। अगर ये पूछा जाए आपसे कि राजा राम मोहन राय में राजा जो शब्द है ये क्या है, तो राजा एक उपाधि है जो कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें प्रदान की थी, और अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा था। और राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर अपना पांव रखा था। और इसी के साथ इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की डॉक्टर कारपेंटर के निवास पर मृत्यु हो गई थी। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ईसाई धर्म को अपना लिया था, अतः उन्हें दफनाया गया था, शवदाह की अनुमति नहीं थी। ब्रिस्टल में इनकी समाधि है, जिन पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखा गया हरिकेली नामक नाटक का अंकन भी है। राजा राम मोहन राय में जो राजा है ये उपाधि इनको अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, लेकिन जो राय है इनके पिता को बंगाल के नवाब ने उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का युगदूत कहा था, और राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर, पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया था। आज के लिए इतना ही, और इसका आगे का पार्ट देखने के लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। और ये आप आश्वस्त रहें कि जब मैं बोलता हूँ तो उनको आप एक कॉपी के माध्यम से रिवीजन के रूप में सुनें। अगर आपको लगे कोई महत्वपूर्ण बात है उसे आप नोट कर सकते हैं, और ये आप आश्वस्त हो जाइए कि इनके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि आपको लग रहा होगा मैंने बोला है कि बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन परीक्षा में भी सामान्य बातें आती है। अगर हमें ये आता है तो हमारे लिए बात सामान्य हो जाती है, अगर हम पे नहीं आता है तो फिर पेपर हमारा टफ हो जाता है। अतः सामान्य बातें भी हमें बहुत जागरूकता और जिज्ञासा के साथ सुननी चाहिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।